अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम इरज रिजवान है और ये वीडियो एक शॉर्ट रिव्यू है एमकेट के लिए। जो बच्चे भी जो भी जूनियर्स हैं, अभी जो भी एमकेट के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं या एनटीएस देना चाह रहे हैं, तो कुछ बातें होती हैं, मतलब कुछ आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ को सिलेक्ट करने से पहले या किसी चीज़ में जाने से पहले। तो मैंने जो इंस्टीट्यूट लिया था, मैं अभी एनटीएस मैंने दिया है, और जो मैंने इंस्टीट्यूट लिया था वो अनीस हुसैन था। मैंने अनीस हुसैन लिया था क्योंकि डॉक्टर जिन अच्छा है, लेकिन मुझे उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा नहीं मिला था, तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं अनीस हुसैन लूँ, क्योंकि मेरी कुछ दोस्त ने भी अनीस हुसैन से ही पढ़ रही थी। मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी शुरू की थी कुछ 5 महीने पहले, और मैंने अनीस हुसैन से लिया था जुलाई के अंदर। 4-5 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू की थी। मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था अनीस हुसैन, तो उन्होंने मुझे नोट्स दिए थे, और क्योंकि इस साल सब कुछ जो है वो ऑनलाइन था, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना था, सारी आपकी क्लास से सारे लेक्चर्स वगैरह सब कुछ, क्विज़ेस वगैरह सब ऑनलाइन। उन्होंने हमारे फेसबुक पे कोई ग्रुप बनाया हुआ था जिसपे सारे वो लेक्चर्स जब अपलोड कर देते थे, लेकिन एट अ पॉइंट वो लेक्चर्स मुझे समझ आते थे, मैं करने लग जाती थी, लेकिन ऐसा होता था कि मैं एक दिन में एक ही चैप्टर कर रही थी, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने 2 महीने पहले देखा तो मेरी तैयारी सिर्फ 30-35% हो गई थी, और बाकी बहुत ज़्यादा बच गया था। फिर मैंने लेक्चर्स देना बंद कर दिए थे, और फिर मैंने बाद में सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सेल्फ स्टडी से मैंने पूरा किया अपना, और उसके बाद मैंने एनटीएस दे दिया। मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किया और मैंने टेस्ट दे दिया। मैं जो सजेस्ट करूँगी, जिस वजह से हम लोग ये वीडियो आप बना रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपनी टेक्स्ट बुक जो होती है, सिंध की टेक्स्ट बुक, मतलब अगर सिंध के बच्चे हैं, बाकी जो भी बच्चे, कोई भी टेक्स्ट बुक है आपकी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की आपको टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करनी है। टेक्स्ट बुक से हर एक चैप्टर आप देखें, हर एक लाइन आप देखें, वो सब आप उसके थ्रू तैयारी करें। नोट्स आपको कुछ ना कुछ दे, वेस्ट ऑफ टाइम है। कोचिंग के अंदर 40-40 हज़ार रुपये देना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आप पैसे जाया कर रहे हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होगी। और इस बार एनडी सब कुछ ऑनलाइन था, इनको पैसे भी कम कर देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। खैर, बिल्कुल भी मुझे जितना फायदा हुआ एनडी से वो 100 में से 10% हुआ। बाकी मैंने उन ग्रुप पर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं छोड़ा, वो बस अपने ग्रुप के अंदर चीज़ डालते रहते हैं, और एक हद तक हो सकता है अच्छा भी हो, क्योंकि हमारे लिए सब ऑनलाइन था, इसलिए हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाकी बच्चों के लिए अब जो अगले साल इंशाल्लाह अगर खुल जाए कोचिंग वगैरह, तो आपके लिए क्लासेज जो कोचिंग से अंदर होंगी तो हो सकता है अच्छा हो। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे nearpeer.org रिकमेंड किया था। ये ऑनलाइन है, आपको टेक्स्ट बुक पे ही रहना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से जो तैयारी होती है वो ऐसे नहीं होती, जो क्योंकि आपके टेस्ट, आप अगर एनटीएस से पुराने पेपर उठा के देख लें, किसी भी यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर उठा के देख लें, तो टेक्स्ट बुक की बकायदा लाइन्स आई हैं, हर एक जगह लाइन्स आई हैं, तो टेक्स्ट बुक आपको रिकमेंड करूँगी। दूसरी बात, क्विजेज, जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं जितने करें। एमसीक्यू सॉल्व, आपके पास रेड स्पॉट है, मैंने रेड स्पॉट दी थी, रेड स्पॉट सॉल्व करें। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स करें, फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो टीचर्स, कोई भी टीचर आपको कॉन्टैक्ट में आप उनसे पूछ लीजिएगा। और बायो के अंदर आपके जो मेन चैप्टर्स हैं, होमियोस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, और फर्स्ट ईयर के बाकी हैं जो न्यूट्रिशन है, गैसेस एक्सचेंज है, वो सब वो करें, उसमें से वो हेल्प करते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि एक दिन में आप कम से कम मिनिमम आप 10 घंटे तो पढ़ें ही पढ़ें, कोई आपके पास और चांस नहीं है। क्योंकि अब अभी जो है बच्चे सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग कॉलेज के अंदर हैं, ठीक है। आपका सेकंड ईयर जब तक नहीं हो जाता, आप मिनिमम आप 2 घंटे या 3 घंटे तो दें एमकेट के, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड ईयर पेपर दिए, उसके बाद आप 2 दिन 3 दिन रेस्ट लें, और उसके फ़ौरन बाद आप इस टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। एक दिन के कम से कम 10 घंटे, मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ, मिनिमम 10 घंटे आप इसको दें, ताकि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाए। जो एमकेट जो है वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने से आता है, ना कि आपको वही लेक्चर्स लेने से आता है जो आपने कॉलेज में भी लिए थे, ठीक है। अब मैं कॉलेज में आपको एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आप वही वापस आके मेरे से पढ़ रहे हैं इसके अंदर, एमकेट के अंदर। ये तो बिल्कुल ही कोई मजाक वाली बात होगी। आपको तैयारी करनी है, आपको वो चैप्टर्स आपको तो पता है, आपने पढ़े हैं, आपको रिवाइज करना है, आपको उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। जो चैप्टर आप पढ़े उस चैप्टर के साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करें, ठीक है। किसी भी कोचिंग के आप एमसीक्यूज उठा लें, आपको 1-2 हज़ार से मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाएंगे, आप एमसीक्यूज ले लें, सॉल्व करते रहें, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। हिसाब से एमडीकेट के हिसाब से मैं कोचिंग्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हम जिन बच्चों ने कोचिंग्स दिए थे उनके पैसे भी बिल्कुल ही ज़ाया हुए। कोई हेल्प, कोई मदद नहीं मिली। हमारे रिजल्ट्स आ गए, हमसे उन कोचिंग वालों ने पलट के ये नहीं पूछा कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। हमें कह दिया कि ये वेबसाइट है, अपना नाम उनको बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने, इसलिए हमें बोला कि ये वेबसाइट है, आप जाएँ, इस पर अपना नाम लिखें, अपना नंबर लिखें, आपने कितना अचीव किए, ताकि हम एक बैनर लगा दें कि हमारे बच्चों ने हमसे पढ़ के ये सब पढ़ लिया। नहीं, बच्चों की सेल्फ स्टडी होती है। जब तक आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना, जब तक आप कोचिंग्स पे डिपेंड करेंगे, आपका कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको अपना पढ़ना है और अपने ही हिसाब से सब कुछ करना है। ये कोचिंग्स वगैरह ये सब आपको पार्ट टाइम सेटिस्फेक्शन देंगे कि हाँ भाई चलो आपका तैयारी हो रही है, लेकिन नहीं होती। उसके बाद जब आप देखेंगे ना, आप रोज़ ये सोचते रहेंगे कि यार मैं ये कर रहा हूँ ना, तो इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतना चैप्टर्स हैं जो बच रहे हैं, जो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं कोचिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आप ऐसा मत करें, ये बिल्कुल आपका नेगेटिव उसमें जाएगा। और जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आप सोचेंगे यार अगर मैं कोचिंग ज़्यादा ध्यान नहीं देता ना, तो मेरा भी पूरा कवर हुआ होता, मेरा पेपर अच्छा हो जाता। और कोई भी यूनिवर्सिटी का कहीं का भी एडमिशन, आपको एमबीबीएस बीडीएस में इंटरेस्ट है, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप उसके लिए जाएँ।
लेकिन बाकी आप देखें, अगर कहीं भी DPT में एडमिशन हो रहा है, कहीं भी फार्म में एडमिशन हो, कोई भी टेस्ट ले रहे हैं वो लोग, हर चीज़ के लिए अप्लाई करें एज अ बैकअप प्लान। या चलो अगर आपका नहीं भी हुआ, अल्लाह ना करें, अगर नहीं हुआ तो आपके पास ये बैकअप प्लान हो कि हाँ भी मैंने अप्लाई कर दिया था, मुझे बायो में इंटरेस्ट है तो मैं इसकी तरफ चला जाऊँ, ठीक है। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो बाकी फील्ड आती है BBA MBA या CA CSS, जो बाकी बहुत से लोग हम लोग को भी वो कर रहे थे कि आप लोग इस तरफ चले जाएं, इन चीज़ों को बहुत स्कोप है, ठीक है। तो ये भी एक साइड में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी बात, आपकी सेकंड ईयर के अंदर आप जान लगा के पढ़ें, क्योंकि आपकी FSC की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अगर आप कम स्कोर भी करें ना MCAT के अंदर, तो आपका एग्रीगेट अच्छा बन जाता है, आपका मेरिट अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा पढ़ें, अच्छी परसेंटेज लाएं और फिर आप MCAT की तैयारी करें। हर चीज़ स्मार्टली करें, वर्क हार्ड बट स्मार्ट। जो लोग स्मार्टली पढ़ते हैं उन लोगों का ज़्यादा फायदा होता है बनस्बत उनके जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं। आप लोग जो है बुक्स पढ़ें, रीड आउट करें, उनके पॉइंट्स मार्क करें और तैयारी करें। इंशाल्लाह जब भी आप लोगों का टेस्ट होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अक्सर की दोस्त हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने एंट्री टेस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगी। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी भी कोई हेल्प मिल सके। बेसिकली मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मैंने इस साल अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी एक प्रोजेक्ट के थ्रू की थी, जो कि इस्लामी जमियत तलबा वालों का प्रोजेक्ट है, स्टडी एड प्रोजेक्ट या फिर SEB NED। SEB जो है स्टडी एड प्रोजेक्ट, वो NED के एंट्री टेस्ट के लिए हर साल तैयारी करवाते हैं और एक रीज़नेबल प्राइसेस में ब्रिलियंट टीचर्स और अच्छी तैयारी के साथ प्रॉपर तरीके से ये लोग तैयारी करवाते हैं। हर साल फिजिकली क्लासेस लेकर ये प्रोजेक्ट होता है, बट इस साल कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ था। मैंने ऑनलाइन लिया था और ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने लिए थे और इसकी ऑनलाइन ही मैंने तैयारी की थी पूरी। फिजिकली जब ये होता था तो फिजिकली ये लोग एंड में एक प्री टेस्ट भी देते थे NED के टेस्ट से पहले, और लेकिन इस बार ऑनलाइन में हमने ऑनलाइन ही टेस्ट दिया था प्री टेस्ट तैयारी के लिए। उन्होंने हमें अपनी एक बुक भी प्रोवाइड की थी, जो कि NED पास पेपर्स या बेसिकली NED कैंडिडेट टेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ की टीचर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ के टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बिकॉज सारे टीचर्स जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे थे। और ECAT की बेसिकली की पॉइंट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके की पॉइंट्स और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ के कहीं पे भी आई गेस कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हम लें तो वहाँ पे हर टीचर जो है एक ही लेवल का नहीं हो सकता। हर टीचर का अपना स्टाइल और अपना तरीका होता है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट टीचर्स थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स जो है बहुत अच्छे थे। कुछ सब्जेक्ट्स में अगर लैकिंग भी थी तो कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे भी थे। मेरे हिसाब से हर टीचर जो है एक बच्चे को 80 to 90% तक देता है और फिर बच्चे का काम होता है उसे 90 to 95 to 99 तक लेके जाना। टीचर अपना 90% अगर बच्चे को दे देता है तो फिर उसे आगे बढ़ाना बच्चे का काम होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स में टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड करा, मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ उसे कोशिश की कि मैं उसे अप टू 95% तक तैयारी करूँ उस ईच सब्जेक्ट की। तो आई वुड रिकमेंड SEB स्पेशली बिकॉज बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ से मिल रही है ECAT के हिसाब से, रदर देन कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट को जिस नाम की वजह से पे आउट करें। इससे बेहतर है कि आप एक रीजनेबल प्राइस में अच्छी नॉलेज यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। और ये अच्छा प्रोजेक्ट हमें हमारे लिए प्रोवाइड करा है स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें अवेल करना चाहिए आई गेस। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के पेजेस को देखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड दीज 2 पेजेस। एक इसमें पेज है मैथ्स का, जो कि मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया, एंड सेकंड पेज इज ऑफ फिजिक्स। तो आप इसमें से भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इसमें कराची बोर्ड के हिसाब से स्पेशली ECAT के हिसाब से बहुत सारे लेक्चर्स हैं, चैप्टर वाइजेस ईजिली डिवाइड हुए हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप उससे ईजिली जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा लास्टली मैं कहूँगी कि अदर देन ECAT एक जनरल बात कहूँगी कि कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स एक ऐसा वर्ड है जो कि अब हम लोग को सुनाई भी नहीं देता। हम लोगों के सिंध बोर्ड में ये वर्ड बहुत कम सुना जाता है, हमने इस वर्ड को भूल चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस कॉन्सेप्ट वर्ड को याद रखें और स्टार्ट से सिर्फ इंटर वालों के लिए नहीं या ECAT वालों के लिए नहीं या बोर्ड के वालों के नहीं, बल्कि स्कूल से लेकर जो है हम लोग कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चलें, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं लेते हुए चलेंगे तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। मैंने पूरे स्कूल लाइफ में अपने कॉन्सेप्ट नहीं लेके चले थे तो मुझे बाद में रिग्रेट हुआ, लेकिन जिस टाइम पर मुझे ये बात समझ आई मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट गेन करना शुरू कर दिया। सो आई वुड रिकमेंड कि एवरी स्टूडेंट आउट देयर, कोई टीचर अगर ये सुन रहा है या कोई पेरेंट भी है, तो वो इस चीज़ को एम्फेसाइज़ करें कि प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड रहें और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नॉलेज को गेन करें। लास्टली द लास्ट टिप फ्रॉम मी, जब आप टेस्ट देने जाएँ तो जब आप अपनी पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि आपने क्या पढ़ा था या सब्जेक्ट में क्या फॉर्मूलाज थे, बिल्कुल ना सोचें। उस वक्त कुछ भी सोचना जो है बहुत मुश्किल होता है और आपके दिमाग में सिर्फ फॉर्मूलाज ही चल रहे होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचें, बल्कि उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपको मज़ा आता है और वो पढ़ाई से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आप यकीन उसके बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग से फॉर्मूलाज चलते जाएंगे। और आप अपने आप को रिलैक्स रखें और अपने आप को पैनिक आउट ना होने दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है किसी भी एंट्री टेस्ट में। तो दैट्स इट। आपको जो भी कुछ भी पसंद है किसी भी चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ के बारे में सोचें और फिर दुआएं पढ़ के अपने टेस्ट स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आप पैनिक आउट नहीं होंगे। दैट इज़ ऑल। साइनिंग ऑफ मज़दान सारी फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी टेक्सटाइल साइंसेस। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing super good. मेरा नाम दुआ है और मैं अक्सा की फ्रेंड हूँ। आज जो टॉपिक अक्सा ने मुझे दिया है वो बेसिकली
मैं आप सब से अपने एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर एंट्री टेस्ट के लिए डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली मैं इस साल सेल्फ स्टडी कर रही थी क्योंकि आई वांट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, कि मैंने हर बार से सोचा हुआ था कि एक बार तो कभी मैंने अपना खुद से सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि मैं 2 साल कोचिंग में पढ़ चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर्स ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं सेल्फ स्टडी करूँगी और मैं रिव्यू करूँगी वो सब जो उन्होंने मुझे पढ़ाया खुद से, और मैं कोई कोचिंग नहीं लूँगी। तो वो मैंने इस बार सोचा क्योंकि मुझे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना था कि दुआ यू कैन डू इट। आई नो इट इज़ हार्ड बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से किया। दूसरी बात ये है कि सेल्फ स्टडी से लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा, एज एवरी स्टेयर ऑफ लाइफ gives you a lesson। तो I gained a lot of lessons अल्हम्दुलिल्लाह। एप्टीट्यूड मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, तो I was a bit nervous और मैं स्ट्रेस भी ले रही थी, बट इस बार मैंने सोचा था कि नहीं दुआ, इस बार आपने स्ट्रेस नहीं लेना। तो मैंने यही किया और मैंने लाइक आई वॉन्ट टू गिव यू दिस एडवाइस टू ऑल ऑफ माई जूनियर्स कि कभी भी किसी भी पेपर पे स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि हम लोग जो भी याद करते हैं हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं उस चीज़ पे, तो फिर वो हमारे दिमाग से निकलती रहती है, हमारे दिमाग में बैठ ही नहीं पाती। हम जितना भी कोशिश कर लें वो बैठ नहीं पा रही होती, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा हमें डिक्वालिफाइड कर रहा होता है कि लाइक यू कांट डू इट एंड ऑल, और स्ट्रेस और टेंशन्स बेसिकली हमें डिग्रेड ही कर रही होती है। तो मैंने इस बार सोचा था कि नो दुआ, यू विल नॉट गेन स्ट्रेस एंड ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने वो गोल भी अचीव किया अपना, और मैंने स्ट्रेस ना लेने की बहुत कोशिश की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस नहीं लिया। तो मेरा एप्टीट्यूड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। इन दिस प्लेटफॉर्म आई डोंट इवन नो हु सिटिंग बिसाइड मी और बिहाइंड मी, तो दिस वाज अ लाइक चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड इट। अब एक्सपीरियंस की बात आए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एज इट वाज अ न्यू थिंग। और लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाला प्लेटफॉर्म था वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरे सर्स ने जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे पढ़ाया हुआ, और मैं जब उसको रिव्यू कर रही थी तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा वो गया। और एप्टीट्यूड में बेसिकली हम जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो मेरी एडवाइजेस आप जूनियर्स के लिए यही है कि लाइक बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस इन माई आइज़। क्योंकि जब तक आप में अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप किसी को कैसे प्रूव करोगे कि मैं हूँ। तो आप सबको कॉन्फिडेंस रहना है और लाइक स्ट्रेस नहीं लेना प्लीज़, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा ही काम बिगड़ता है और हम फिर कुछ कर नहीं पा रहे होते। आई होप यू ऑल विल सक्सीड इन वॉट यू वॉन्ट इंशाल्लाह। और एज अ सीनियर आई विश यू अ लॉट्स ऑफ गुड लक्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मेरे नज़दीक ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, और जो डिफरेंट चीज़ होती है ना वो अच्छी नहीं होती, वो बुरी भी नहीं होती, वो मेमोरेबल होती है और वो यूनिक होती है। तो मेरे लिए जो एमकेट का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल यूनिक था। और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये जो एमकेट का पूरा साल था ना, मतलब 1 साल ही हो गया था पूरा हमारे एमकेट को, तो उस पूरे साल में मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे वर्स्ट पार्ट दोनों ही इसमें थे। और मैं यूँ कहूँगी कि ये एक्सपीरियंस अगर ना होता ना, मतलब मेरे नज़दीक एमकेट का एक्सपीरियंस अगर मेरी लाइफ में ना होता और वो ऐसा ना होता, तो फिर वो ना ही होता तो बेहतर होता, ऐसा ही होता तो बेहतरीन है। और मैं ये कहूँगी कि ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। बस एक ही दफ़ा अच्छा लगता है, दूसरी दफ़ा इंसान सोच के भी ना एक भयानक ख्वाब लगता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था, इतना डिफरेंट था कि इसका होना भी बहुत ज़रूरी था और इसका दोबारा ना होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपने एमकेट की स्टोरी बताऊं तो मेरा एडमिशन डॉक्टर जिन में हुआ। मैं अनीस हुसैन में एडमिशन लेना चाहती थी, मैं डॉक्टर जिन में एडमिशन नहीं लेना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए डॉक्टर जिन को सेलेक्ट किया और मुझसे बड़ा कुछ एडमिशन करा दिया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सेटिस्फाइड रही। फिर बाद में मुझे मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं अनीस हुसैन में एडमिशन लेती तो मैं इससे बेहतर कर पाती, नहीं ऐसा नहीं था। डॉक्टर जिन के अगर मैं टीचर्स के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश
और फिज़िक्स के वहाँ के टीचर्स, मतलब वहाँ की क्रीम टीचर्स जो है ना वहाँ के, मतलब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, अगर आप डॉक्टर्स इनके टीचर्स से ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो इससे बेहतरीन टीचर आपको, मुझे तो कहीं नहीं मिला, आपको शायद मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर ही अपने फिज़िक्स और इंग्लिश के टीचर्स से। तो सबसे बेस्ट है अगर आप डॉक्टर्स में, तो आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास फिज़िक्स और इंग्लिश के लिए मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मुझे डॉक्टर्स के केमिस्ट्री के टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मुझे उनका टीचिंग वे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था और मैं वो टीचर्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। वो टीचर्स अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप तो बहुत रखते थे, मगर हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हो या दूसरे सिनेरियोस ऐसे थे, तो मुझे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के टीचर्स वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा बायो के बारे में मैं यूँ कहूँगी कि बायो के टीचर्स वहाँ के, मतलब सारे टीचर्स में बेहतरीन नहीं थे, लेकिन बहुत बहुत स्मूथ हमारा बायो का एक्सपीरियंस रहा। मतलब कोई टेंशन भी नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बायो के लिए यूँ भी नहीं थी कि बहुत ही बुरे टीचर्स मिले हैं, नहीं, वो एवरेज टीचर्स थे, एवरेज स्टाइल था उनका और सब कुछ मतलब एवरेज था। तो फिजिक्स और इंग्लिश के लिए डॉक्टर जिन रिकमेंडेड है, बहुत रिकमेंडेड है। केमिस्ट्री के लिए मैं बिल्कुल डॉक्टर जिन को रिकमेंड नहीं करूँगी, और बायो के लिए इट्स ओके अगर आप बायो वहाँ के टीचर से पढ़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा, कोई जूनियर आके मुझसे पूछे कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, तो मैं उसे कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि वो इसमें चला जाए और इसमें ना जाए। मैं उसे कहूँगी कि तुम जिसमें भी गए हो ना, तुम बेहतरीन जगह गए हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, आपको उस रास्ते पे चलने का तरीका बताना है कि आपने इस पे चलना कैसे है। चलना असल में आप नहीं है, और आपका ही पोटेंशियल है जो एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट बनकर आपके सामने आएगा। सबको पता है कि इंस्टीट्यूट एट द एंड ऑफ द डे सबका एक ही काम है, और वो ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ ये बताना है कि आपने अब अपना रास्ता किस तरह से डिसाइड करना है और आपने उस पर किस तरह चलना है। असल काम चलने का होता है और पहुंचने का होता है मंजिल पे, वो आपका अपना होता है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहें। फिर इसके बाद मैं अगर एक एडवाइस दूँ अपने जूनियर्स को, क्योंकि मैं खुद जब इस सिचुएशन में थी, तो जो सबसे बड़ी एडवाइस थी, वो मैंने जो सबसे बड़ी गलती की अपनी लाइफ में एमकेट के एक्सपीरियंस में, वो ये थी कि मैंने एमकेट को अपने सर पे इतना सवार किया कि मैंने अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों को, हत्ता कि अपने फैमिली मेम्बर्स तक को अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर दिया था, सबको एक्सक्लूड कर दिया था। सिर्फ इस एमकेट को अपने सर पे इतना सवार किया। ये आपने गलती नहीं करनी। आपने अपनी लाइफ को इस तरह से इस सेशन में मैनेज करके रखना है कि आपका कोई घर वाला या आपका कोई प्यारा, आपका कोई दोस्त, आपके रिलेशनशिप्स में जितने भी आपके लोग हैं, वो ये ना कह सकें कि इसके पास हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है, ये तो सिर्फ एमकेट में ही लगा हुआ है या लगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए। जो आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होगा ना, वो यही होगा अगर आपने अपनी लाइफ को इस तरह से मैनेज कर लिया कि सबके साथ रहना है, सबको वक्त देना है, सिर्फ एमकेट को अपने सर पे सवार नहीं करना, और आपने अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं तो और करना है, नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती मत करें। जो होगा वो बेहतरीन ही होगा। अल्लाह पाक ने आपके लिए सोच के रखा है पहले से। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप नहीं कर पा रहे या आप इससे बेहतर नहीं कर पा रहे, तो आप ये अपने आप को कहें कि इससे बेहतर करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं हो रहा तो नहीं करो, अल्लाह पाक देख लेंगे, वो सबसे बेहतरीन करेंगे। ये आपने अपने ऊपर ट्रस्ट और अल्लाह पाक पे ये बिलीफ रखना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एमकेट की जर्नी में।